पाठशाला की पहली क्लास और इसमें चुनावी रिजल्ट का हिडन चैप्टर और आपको बताऊंगा इन चुनावों में जो हुआ वो अगले 2 साल में क्या क्या बड़े उलटफेर करने वाला है। चुनावी रिजल्ट का चैप्टर खोलने वाला हूं, लेकिन वो चैप्टर खोलूं इससे पहले पाठशाला का रिजल्ट आपको बता देता हूं। भाई हमने भी आपसे इन चुनावों को लेकर कुछ बातें कही थी, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी बताएं हम कितने ठीक थे नहीं थे। मैंने इन चुनावों को लेकर पहले ही आपसे कहा था कि गुजरात में इस बात का पर शक होना ही नहीं चाहिए कि जीत किसकी होगी, वही हुआ। हिमाचल के बारे में जिस दिन सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि हिमाचल में सरकार बनेगी, मैंने यहीं पाठशाला में कहा था कि हिमाचल में उलटफेर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, कांग्रेस आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैनपुरी को लेकर कहा था कि शिवपाल को साधकर अखिलेश ने ठीक वक्त पर अपना कैलकुलेशन सही कर लिया और कैसे मुलायम सिंह के निधन के बाद जो सिंपैथी वोट है वो डिंपल यादव को जीत भी दिला सकता है, लेकिन बीजेपी भी पूरा प्रयास कर रही है और अगर ये सिंपैथी वोट नहीं मिला तो खेल हो सकता है। यानी पाठशाला में जो जो हमने कहा वो चुनावी नतीजे में दिखा। एक बार हमारा रिपोर्ट कार्ड देखिए, फिर नेताओं के रिपोर्ट कार्ड पर आऊंगा। मोटे तौर पर वोट जो पड़ता है वो किन चीजों पर पड़ता है? आप बोलते हैं मेरे को रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है बॉस। अगर कपड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पहनने के लिए ढंग का, मकान है कि नहीं घर रहने के लिए। पिछले 9 साल से देश में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला राज्य कौन है? वो है गुजरात। 9 साल से नंबर 1 पर है। तो जो राज्य विकास कर रहा है, जहां जीडीपी बेहतर हो रही है, इंडिया में नंबर 1 जीडीपी है, वहां लोग किसको वोट देंगे ये कोई तय करना या पता लगाना रॉकेट साइंस है क्या? तो कंपनियां फैक्ट्रियां ऐसे ही नहीं लग रही, और अगर लग रही हैं तो लोगों को रोजगार मिल रहा है ना भाई। रोजगार भी मिल रहा है। लोग कहेंगे नहीं नहीं तुमको नहीं चुनेंगे, तुम जाओ किसी ऐसे को मौका दो। जब इकोनॉमी अच्छी हो, जब रोजगार के मौके हो, जब बिजली मिल रही हो और जब कानून व्यवस्था की हालत ठीक हो, तो फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कैसे चलेगा बॉस? खुद सोचिए कि इन बातों के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का फैक्टर जुड़ जाता है तो फिर उस राज्य का नतीजा जानना मुश्किल नहीं है, अगर कोई मगर वाली स्थिति नहीं है। तो हिमाचल में रिजल्ट वाले दिन उलटफेर की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है, ये याद रखिएगा। लेकिन गुजरात में क्लोज फाइट नहीं है और एक तरफा सब कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बननी गुजरात में तय। और मैंने कहा था कि अगर शिवपाल यादव कोई खेल कर देंगे तो अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हो सकता है कि अखिलेश या उनकी टीम पाठशाला देखती हो और उन्होंने ये समझ लिया कि और शिवपाल से टकराव को किनारे रखकर उस कैलकुलेशन को साध लिया। डिंपल यादव के पक्ष में क्या है? पहली बात तो यह कि मुलायम सिंह के निधन के बाद एक सिंपैथी वोट होगा जो उनके पक्ष में जा सकता है। दूसरी बात, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का परंपरागत 50% वोट है, कट्टर वोट, क्योंकि आप देखिए कभी भी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 50% से नीचे नहीं गया। तीसरी बात, शिवपाल यादव का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि घर की बहू के साथ हैं। तो पाठशाला का ट्रैक रिकॉर्ड और हमारा स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। हालांकि देखिए हम भी जो है एनालाइज कर सकते हैं जनता के मूड को और जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके जरिए एनालाइज करके आपको एक समीकरण समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार सही हो जरूरी नहीं है। लेकिन पाठशाला में हमने जो जो बताया वही आज हुआ है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि गुजरात के नतीजे पहले से ही पब्लिक ने सेट कर दिए थे। गुजरात में तो बस ये देखना भर था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट सेट किया वो बीजेपी पूरा कर पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा था ना कि भाई भूपेंद्र की जीत जो है वो नरेंद्र से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि जीत तो पक्की थी और सिर्फ सीटों के आंकड़े की बात थी। और नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि गुजरात में इस बार वो जीत मिले, और वो जीत न सिर्फ उनके 2002 के रिकॉर्ड को तोड़े बल्कि सबसे बड़ी जीत दिला दे। इस बार जो बीजेपी को सीटें आई हैं, अगर आप देखेंगे बीजेपी के लिए आंकड़ा इस बार कहां जाकर बैठ रहा है। इस बार 2022 बीजेपी का बता रहा हूं, ये गुजरात में 156 सीट है बॉस। 156, इसको कहते हैं छप्पर फाड़ जीत। 182 सीटों वाली विधानसभा में 156, कोई है ही नहीं आगे पीछे दाहिने बाएं, कहीं पलट के देखिए लोग सन्नाटे में। 2002 में यह आंकड़ा थोड़ा बहुत 2022-2002 मिलता जुलता है, लेकिन तब बीजेपी की मैक्सिमम सीटें आई थी 127।
तो बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 20 साल बाद। 1985 में गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें 149 आई थी कांग्रेस पार्टी को, उसका भी रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ दिया, 156 सीट जीती। यानी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए नरेंद्र मोदी ने अपनी अगुवाई में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात की। एक बार मैं आज चाहता हूं आप पहले प्रधानमंत्री को सुने, फिर मैं चुनाव का हिडन चैप्टर खोलूंगा। मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात में सारे रिकॉर्ड टूट गए, यह सच है, लेकिन वो टूटते हुए रिकॉर्ड आने वाले छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव और 2024 के चुनाव के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं, आज आपको वो समझना चाहिए। मैं गुजरात की बात तो करूंगा कि वहां क्या खेल हुआ, कैसे हुआ कि बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल गई, लेकिन गुजरात के साथ साथ जो दूसरे चुनाव हुए उनके नतीजों की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, जबकि उन नतीजों में भी बहुत बड़ा मैसेज है देश के लिए, और यह संदेश आने वाले 2-3 साल के हर चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। तो गुजरात, हिमाचल के साथ साथ जो दूसरे उपचुनाव हुए हैं और उनसे जो बड़े मैसेज निकल रहे हैं, आज उसकी बात करना बहुत जरूरी है। सब गुजरात हिमाचल ठीक है, गुजरात हिमाचल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गुजरात और हिमाचल के साथ साथ उपचुनाव के नतीजे भी। और मैं पहले उपचुनाव के नतीजों का हिडन चैप्टर खोलूंगा, फिर गुजरात हिमाचल पर आऊंगा। और उपचुनाव में भी सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार का मैसेज। बिहार में मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट है, और यह उपचुनाव यहां पर कुढ़नी सीट पर बीजेपी ने जीता है, वो भी तब जब बीजेपी के सामने महागठबंधन की चुनौती थी। याद है ना, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव साथ आए, बोले खत्म, हम तो नरेंद्र मोदी को 2024 में रोक देंगे, अब कौन है, कोई नहीं है, हम ही 40 सीट घटा देंगे, मामला सेट हो गया, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन पाएंगे। कुढ़नी में क्या हुआ देखिए, कोई कुढ़ना चाहे तो कुढ़ सकता है, लेकिन कुढ़नी ने जो मैसेज दिया वो सुनिए। कुढ़नी सीट पर बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू के मनोज सिंह कुशवाहा को हरा दिया 3649 वोट के अंतर से। बीजेपी कैंडिडेट जीत गया महागठबंधन के होने के बावजूद। बीजेपी को 76,722 वोट मिले, जेडीयू को 73,073 वोट मिले, मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी को 10,000 वोट मिले, और ओवैसी की एआईएमआईएम को 3,206 वोट मिले। कुढ़नी की सीट पर बीजेपी की जीत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि कुढ़नी की सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 712 वोट से हार गई थी, और तब जेडीयू बीजेपी के साथ थी। तो जब नीतीश कुमार बगल में खड़े थे तब बीजेपी ये सीट हार गई। अब नीतीश कुमार कूद कर उधर गए, क्या अब बताता हूं तुमको, और वो खुद हार गए, उनकी पार्टी हार गई। जेडीयू आरजेडी के साथ महागठबंधन में है, तो बीजेपी ने कुढ़नी की सीट को अकेले अपने दम पर निकाल लिया। कुढ़नी की सीट पर 2020 में आरजेडी का कैंडिडेट जीता था, जिनके अयोग्य ठहराए जाने पर उपचुनाव हुआ, और इस बार यह सीट जेडीयू ने आरजेडी से मांग कर लड़ी कि हमको लड़ने दो, हम जिता के दिखाएंगे। उनको शायद नीतीश कुमार को लग रहा था कि मैसेज दे देंगे कि देखो जेडीयू ने खेल कर दिया, तो उसके बाद देश भर में मेरा चेहरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर में छप जाएगा। यहां चेहरा जो है, अब वो लोग पूछ रहे हैं कि उतरा हुआ है कि चढ़ा हुआ है। जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने कुढ़नी में डेरा डाला। आरजेडी ने भी लालू प्रसाद की बीमारी का हवाला देकर इमोशनल कार्ड तक खेला। यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुढ़नी में संयुक्त जनसभा की, फिर भी कुढ़नी में वो जीत नहीं दिला पाए।
यहां पर ओवैसी फैक्टर की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि कुढ़नी में भी ओवैसी फैक्टर ने नीतीश और तेजस्वी का खेल बिगाड़ा। जो मैं आपको कह रहा था कि बीजेपी ओवैसी साहब को लड्डू भिजवा सकती है, उसकी वजह है बिहार की कुढ़नी सीट। देखिए कुढ़नी में क्या खेल हुआ। इस उपचुनाव में बीजेपी को कितने वोट मिले? बीजेपी को वोट मिले 76,722 वोट, ठीक है। जेडीयू को कितने वोट मिले? जेडीयू को वोट मिले 73,073 एक मिनट 73,073 वोट। मतलब इसको जेडीयू प्लस आरजेडी मान के चलिए, कैंडिडेट जेडीयू का इसलिए लिखा। लेकिन जो ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसको वोट मिले 3,206 वोट। हालांकि अगर आप इस 3,206 को भी इसमें जोड़ दीजिए, इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो 6 3 9 7 2 3 3 6 और 7 76,279 वोट होता है, जो कि बीजेपी के वोट से अभी भी कम है। लेकिन अगर AIMIM कैंडिडेट नहीं उतारती तो जेडीयू और आरजेडी जो मिलकर लड़ रहे थे, हो सकता है और थोड़ा सट जाते, हो सकता है उलटफेर हो जाता। लेकिन राजनीति में इस तरह से तो काम नहीं चलता ना कि आपको जीतना है इसलिए सब लड़ना छोड़ दें। इसी तरह से आपको याद होगा कि हाल में बिहार में गोपालगंज की सीट पर उपचुनाव हुआ था, उसमें भी ओवैसी फैक्टर ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ा था। गोपालगंज में बीजेपी 1794 वोट से जीती थी। नवंबर में उपचुनाव हुआ था, बीजेपी को 70,053 वोट आए थे, आरजेडी को 68,259 और AIMIM को 12,214 वोट। अब आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ओवैसी साहब को कोसे, कुढ़नी में कुढ़ें, लेकिन भाई उनकी पार्टी है, उनका लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, आप भी तो मिलके लड़ रहे हैं ना। लेकिन बहुत सवाल तो यह खड़ा हो गया कि जिस बिहार में 40 लोकसभा सीट है, वहां आप उपचुनाव में बीजेपी को नहीं रोक पा रहे और इसीलिए दम भर रहे थे कि अब तो हम साथ आ गए, नरेंद्र मोदी को 2024 में पीएम नहीं बनने देंगे। तो जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा 2024 में, तब इस 40 सीट पर क्या होगा, समझ जाइए। इसी तरह से यूपी के रामपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करना भी बहुत जरूरी है। रामपुर की सीट बीजेपी ने आज तक नहीं जीती थी, लेकिन इस बार रामपुर में भी बीजेपी जीत गई। रामपुर में बीजेपी के आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा, जो कि आजम खान के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 47,296 वोट मिले। बीजेपी ने रामपुर की सीट 34,136 वोट के मार्जिन से जीती। रामपुर की सीट जीतना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि रामपुर की सीट पर 1980 से लेकर अब तक 12 चुनाव में 11 चुनाव आजम खान या उनका परिवार जीता है। रामपुर की सीट पर आजम खान 10 बार विधायक रहे और एक बार आजम खान की पत्नी विधायक रही। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जब यूपी में बीजेपी की लहर थी, तब भी रामपुर की सीट आजम खान ने ही जीती थी। 2022 का चुनाव रामपुर से आजम खान ने जेल से लड़ा और यह पहला चुनाव था कि आजम खान ने ना प्रचार किया, ना वोट मांगा, जेल से लड़े और जीत गए। ऐसी सीट रामपुर, और वो बीजेपी जीत गई। उपचुनाव में रामपुर की सीट पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान के ही करीबी मोहम्मद आसिम रजा को टिकट दिया। आजम खान रामपुर की सीट पर प्रचार के दौरान कई बार भावुक हुए, यहां तक कह दिया कि धोखा मत देना, लेकिन धोखा तो हो गया बॉस। अब आप सोचिए बीजेपी कैसे एक एक करके किला ढहाती जा रही है समाजवादी पार्टी का। रामपुर गिर गया, इसी तरह से लोकसभा उपचुनाव में आपने देखा था आजमगढ़ का किला गिरा था, लेकिन मैनपुरी का किला अभी भी इंटैक्ट। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि मुलायम सिंह के न रहने का सिंपैथी वोट और शिवपाल यादव का साथ देना उनकी जीत की वजह बना। क्यों बना, ये अभी आपको नंबर में बता दूंगा। यही वजह थी कि मैनपुरी में डिंपल यादव को मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी जीत मिल गई। अगर आप देखें कि कैसे मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी जीत पाई, क्योंकि मैंने ही आपको कहा था
कि अगर सिंपैथी वोट मिल गया तब तो डिंपल यादव को कोई नहीं रोक पाएगा जीतने से। मैंने बोला था, कुछ लोग नाराज हैं कि मैंने कह दिया था कि कड़ा मुकाबला होता। अरे भाई, मेरा काम है बताना जो जमीनी स्थिति बन रही है। कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन सिंपैथी वोट एक तरफा गया, जो मैंने आपको उस दिन बताया था। तो डिंपल यादव को कितना वोट मिला? 6,18,120 वोट मिला डिंपल यादव। बीजेपी के कैंडिडेट को कितना वोट मिला? वो मिला 3,29,659 वोट, 659। जीत का अंतर अगर आप देखेंगे, जीत का अंतर यह है 2,88,461 वोट। अब आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सिंपैथी वोट है जो कि डिंपल यादव को जीत दिला गया? क्योंकि 2019 में 2019 जब मुलायम सिंह यादव अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे थे, तब जीत का अंतर था 94,389, 389। इतना जीत का मार्जिन था। अब आप बताइए, मुलायम सिंह यादव खुद 94,000 के मार्जिन से जीत रहे थे। डिंपल यादव जो वहां पर कभी लड़ी नहीं, डिंपल यादव जो खुद कन्नौज हार जाती हैं, वो आए और मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत जाएं, ये तो यकीन नहीं करने लायक है। भाई, मुलायम सिंह यादव से बड़ा मार्जिन कैसे? उनसे बड़ी नेता थोड़ी है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पूरा सेंटीमेंट वोट उनकी तरफ चला और इसलिए ये किला ध्वस्त होते होते रह गया। अच्छा, डिंपल यादव की जीत में शिवपाल फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और इसका अंदाजा अखिलेश यादव के ट्वीट से लगाया जा सकता है, जो उन्होंने डिंपल यादव की जीत के तुरंत बाद किया। इस ट्वीट में उन्होंने शिवपाल यादव के साथ तस्वीर पोस्ट और यह लिखा कि सपा प्रसपा के साथ आने से समाजवादी आंदोलन और सौहार्द की राजनीति की शक्ति दोगुनी हो गई। प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जो अखिलेश के चचा शिवपाल यादव की पार्टी, जिसका आज ही समाजवादी पार्टी में विलय भी हो गया। जबकि मैनपुरी चुनाव से पहले शिवपाल और अखिलेश में बड़ा टकराव था। अब जब दोनों साथ आ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मैनपुरी चुनाव के लिए कोई डील हुई होगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में अखिलेश अब शिवपाल को कोई बड़ा रोल दे दें और उनकी अनदेखी करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि ये जीत अगर शिवपाल साथ ना खड़े होते और मुलायम सिंह यादव का सेंटीमेंट वोट ना मिला होता तो शायद ना मिल पाता। इसलिए मैं कह रहा हूं, बिहार में लोकसभा की 40 सीट, यूपी में लोकसभा की 80 सीट और वहां बीजेपी रामपुर का किला ढहा दे, वहां पर बीजेपी और दूसरे समाजवादी पार्टी के पुराने उपचुनाव में किले ढहा दे और विधानसभा चुनाव में भी मैसिव जीत दर्ज करे, तो फिर उन 80 सीटों पर क्या होगा आप समझ लीजिए। तो 120 सीट का खेल तो आपको अभी समझ में आ रहा है, 2024 तो बहुत दूर नहीं है। अब आता हूं गुजरात पर। गुजरात से जो बड़ा संदेश निकल कर आया है और जो 2023 के विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डालेगा, वो संदेश दलित और आदिवासी वोटर को लेकर, जो गुजरात में परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है, दलित और आदिवासी। अब आपको बताता हूं कि गुजरात में बीजेपी ने दलित और आदिवासी बहुत सीटों पर कैसा प्रदर्शन किया। दलित प्रभाव वाली 20 सीटों में बीजेपी ने 17 सीट जीती है, 20 में 17। पिछली बार बीजेपी को यहां पर 14 सीट मिली थी, इस बार कांग्रेस को 3 मिली हैं, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 5 मिली। तो बीजेपी ने दलित प्रभाव वाली सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इतना ही नहीं, आदिवासी प्रभाव वाली 32 सीटों में बीजेपी ने 28 जीत ली, जो कि पिछली बार के 14 सीटों से 14 ज्यादा है। मतलब आदिवासी सीट पर बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस डबल कर लिया गुजरात में। इस बार कांग्रेस को 3 सीट मिली है, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 15 सीट यहां पर मिली थी आदिवासी बहुल इलाकों में। तो बीजेपी ने जो मैसेज दिया एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर, बीजेपी ने आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जो मैंने आपको एक दिन पाठशाला में बताया था, उसका इंपैक्ट दिख रहा है जमीन पर। जो मैं कह रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी 1 मिनट में काम नहीं होता बॉस। ये आदमी जितनी मेहनत करते हैं, जितना दिमाग लगाते हैं, जो समीकरण बैठाते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो 1 दिन का नहीं होता और वो इंपैक्ट जमीन पर दिखता है। कि आप देखिए ना, आदिवासी इलाके में सीट डबल,
गुजरात में दलित प्रभाव वाली सीटों पर वोट प्रतिशत देखिए, बीजेपी को 56% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 27%, आधे से भी कम, और आम आदमी पार्टी को 15%। गुजरात में आदिवासी प्रभाव वाली सीटों पर वोट प्रतिशत देखिए, बीजेपी को 48% वोट मिल रहा है, कांग्रेस को 23%, यहां भी आधे से कम, और आम आदमी पार्टी को 22%। यानी बीजेपी का वोट प्रतिशत तो है ही वहां पर। जो लोग कांग्रेस के साथ थे वो छिटक कर या तो बीजेपी में गए या आम आदमी पार्टी में आ गए। अब अगर आप अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखें और ये जो दलित और आदिवासी वोट फैक्टर है इसको कन्वर्ट करें उनके नतीजों के प्रभाव में, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अहम चुनाव हैं। इनमें 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की स्थिति में। अब अगर इन आंकड़ों को दलित और आदिवासी फैक्टर अगर आप देखें, इस फैक्टर को अगर आप देखें, राजस्थान में अगर आप देखेंगे, राजस्थान के अंदर एससी एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो हैं 59 सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। 2018 में बीजेपी को इन 59 में से 21 सीट मिली थी, 21 सीट। मध्य प्रदेश, एमपी के लिहाज से देखिएगा, यहां पर एससी एसटी वाली सीटें हैं 82 सीट, और बीजेपी को यहां पर मिली थी 33। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में एससी एसटी वाली सीटें, आदिवासी बहुल और दलित समाज के लिए, यहां पर सीट है 39, ये 39 सीट है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसमें बीजेपी को मिली थी कितनी? 6 सीट, 6। कुल मिलाकर इन 3 राज्यों में अगर आप देखेंगे, इन तीनों राज्यों को अगर आप जोड़ दीजिए तो दलित और आदिवासियों के लिए 180 सीट आरक्षित है, 180 सीट, और बीजेपी इसमें से 120 पर हारी थी। 120 सीट बीजेपी हार गई थी। तो जिस तरह से गुजरात में ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है, दलित सीटों पर अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है, ये 120 सीटें बीजेपी के लिए की फैक्टर हो सकती हैं छत्तीसगढ़, एमपी और राजस्थान के आने वाले चुनाव। अगर यही सेंटिमेंट उधर भी कन्वर्ट हुआ। गुजरात चुनाव से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। गुजरात की जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें, वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। अभी मैं दलित और आदिवासी की बात कर रहा था, अब जरा देखिए मुस्लिम फैक्टर गुजरात का। गुजरात ये ऐसी सीटें, 19 सीट है गुजरात में जो मुस्लिम बहुल सीटें, इसमें से बीजेपी को कितनी आई? 19 में से 14 सीट, 14। कांग्रेस को 4 सीट, और आम आदमी पार्टी को 1 सीट आई है मुस्लिम बहुल इलाके में। बीजेपी को 14 सीट है बॉस, 14, 19 में से 14, और बीजेपी का वोट शेयर है 49%। कांग्रेस 36% है और आप 12%। इनमें से कुछ सीटों के बारे में आपको बताता हूं जो पहले कांग्रेस के पास थी और जहां पर बीजेपी जीत गई। जैसे बापू नगर की सीट, यहां पर 28% मुसलमान है। बीजेपी करीब 12,000 वोट से जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। दरियापुर, यह भी मुस्लिम बहुल इलाका है, 46% मुसलमान है। बीजेपी 5,000 के मार्जिन से जीत गई, कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। जंबूसर 31% मुसलमान, बीजेपी 27,000 वोट के मार्जिन से जीती, कांग्रेस दूसरे नंबर।
मुस्लिम वोटों की बात तो हो रही है, अगर हो रही है तो ओवैसी की बात कैसे नहीं होगी? क्योंकि जिन लोगों को वोट नहीं मिलता, जो सिर्फ वोट काटने के लिए बने होते हैं, ये भाई लोग इस देश में हिजाबी पीएम बनाने का सपना दिखा रहे हैं। गुजरात में एआईएमआईएम ने 13 सीट पर कैंडिडेट खड़ा किए और इनका वोट शेयर कितना है पता है आपको? जो आदमी हिजाबी प्राइम मिनिस्टर बनाने निकला है, एआईएमआईएम, इनका गुजरात में वोट शेयर कितना पता है? 0.29%। 1% वोट मिल नहीं रहा है, 1%। और ये भाई साहब बताते हैं कि पीएम कौन बने। एआईएमआईएम के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष साबिर भाई काबलीवाला भी चुनाव हार गए। वो जमालपुर खड़िया सीट से चुनाव लड़ रहे थे। ये सीट कांग्रेस ने जीती। जमालपुर खड़िया कांग्रेस के कैंडिडेट से करीब, कांग्रेस के कैंडिडेट को 58,000 वोट आए, इनको 15,677। अच्छा, एआईएमआईएम की बात हो गई। अरविंद केजरीवाल जी की भी बात करना बड़ी जरूरी है, जो गुजरात को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। केजरीवाल तो यहां तक कह रहे थे कि आईबी की रिपोर्ट आई है और उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। एक बार केजरीवाल जी ने जो कहा था वो सुनिए, फिर गुजरात में उनका जो प्रदर्शन है जरा उसकी फाइल खोलो। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। केंद्र सरकार ने आईबी को गुजरात भेजा, बोला जरा पता करके आओ क्या चल रहा है चुनाव में, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन आईबी की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अभी थोड़ा किनारे पे है, मार्जिन पे है। 94-95 सीट आ रही है। अब अपने को सबको मेहनत करनी है, धक्का मारना है, घर नहीं बैठना। 50 दिन रह गए बस। बड़ा बदलाव चाहिए। 90-95 सीट से काम नहीं चलेगा, बड़ा बदलाव चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी, 67। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी, 92। गुजरात के लोग तो पंजाब और दिल्ली दोनों को हराएंगे कि नहीं हराएंगे? इनको कोई आईबी की रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा, वो आईबी की रिपोर्ट इनके मुताबिक कह रही थी कि गुजरात में ये एकदम कोने पर हैं जीत के, एक धक्का पब्लिक मारेगी और ये जीत जाएंगे। गुजरात में सीट कितनी है? 182। और आम आदमी पार्टी को कितनी आई है? 5 सीट। कोई केजरीवाल जी को बताए, उनकी जो आईबी रिपोर्ट दे रही थी, ये 5 सीट को कोने पर अगर रखेंगे और इसमें धक्का मारेंगे तो पार्टी बाहर गिरती, विधानसभा के अंदर भी नहीं जाती। तो किसी ने गलत धक्का मार दिया। पब्लिक को अंदर धक्का मारना था, उसने धक्का मार के बाहर कर दिया। या तो आईबी वाली फेक रिपोर्ट पकड़ा। ये वैसे हो गया, अरविंद केजरीवाल जो दावे कर रहे थे 5 सीट आई है और सरकार बनाने का दावा, ये वैसे है कि जेब में 100 रुपया पड़ा है और कह रहे हैं मैं बंगला खरीद लूंगा। बस मेरे पास जो है वो 99,99,999 रुपए कम, वरना मैं 1 करोड़ से ज्यादा का बंगला खरीद। बस थोड़ा सा कम रह गया। थोड़ा ही से तो कम है भाई, बताइए। 5 सीट। गुजरात में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा, यह भी आपको बताता हूं। दावा क्या था कि बहुमत लाएंगे, आई है इनकी 5 सीट मात्र। गुजरात को लेकर अरविंद केजरीवाल इतना आत्मविश्वास दिखा रहे थे कि लिख लिख कर दे रहे थे कि उनकी पार्टी के कौन कौन से नेता बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। एक बार उनका वो बयान सुनिए, फिर वो जिनके बारे में लिख के दे रहे थे उनके बारे में मैं लिख के बताऊंगा कि उनके साथ क्या हुआ। गोपाल भाई भारी मार्जिन से जीत रहे हैं मेरे सर्वे के मुताबिक, भारी मार्जिन से। लिख के दे देते हैं, वो लिख के दे देते हैं। 3 लिखे हैं मैंने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। अब ये भारी मार्जिन का भार कितना है, कितना वजन है, मैं तौल के बताता हूं। 3 कैंडिडेट उन्होंने बताए। एक उन्होंने बताया ईशुदान गढ़वी, ये इनके सीएम कैंडिडेट, ठीक है।
ये खंबालिया से चुनाव लड़ रहे थे। यहां बीजेपी को 77,834 वोट मिले, आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट को 59,089 वोट मिले। यानी ये हारे कितने के मार्जिन से हैं? 18,745 वोट से हारे। ये जीत कितने, कुछ बोल रहे थे ना कि बहुत भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं बता रहा हूं इनको कोई गलत रिपोर्ट थमा दे रहा। 18,745 वोट से इनका सीएम कैंडिडेट हार रहा है और लिख के दे रहे थे कि जीतेगा। दूसरा नाम सुनिए, गोपाल इटालिया। इन्होंने कहा, अभी सुने ना, अभी कह रहे थे गोपाल इटालिया, ये प्रदेश अध्यक्ष, ये कतरगाम सीट से लड़ रहे थे। बीजेपी को यहां 1,20,505 वोट आए और ये जो भाई साहब है ये कितने के मार्जिन से हारे? 64,627 वोट से हारे। 64,000 के मार्जिन से हारने वाले के लिए अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे थे कि लिख लीजिए ये भारी मार्जिन से जीतेंगे। अल्पेश कथारिया, इनका भी मार्जिन देख लीजिए कितना वोट से हारे हैं। इनका मार्जिन जो है ये हारे हैं, अच्छा इनका कम है, तीनों में कम है, 16,834 वोट से हारे। तो एक ऐसे ही चर्चा ये चल रही है कि अरविंद केजरीवाल इतना कागज पे लिख लिख के दिए हैं, जो कि अब तो गुजरात में वेस्ट हो गया, तो वो जो है वो चना और मूंगफली बेचने वाले वो कागज इस्तेमाल कर रहा है। वो खाने के बाद लोग झाड़ रहा है तो देख रहा है अंदर लिखा हुआ कितनी सीट किसको आई। तो खाइए भी और मजा भी लीजिए पढ़ के। अब जो अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले गुजरात में बहुमत लाने और सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, नतीजों के बाद अपने काडर को यह कह रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि गुजरात ने तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया और उन्हें गुजरात में 40 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो यह ऑप्टिमिस्ट होना होता है, यह अच्छी बात है। एक नेता के तौर पर, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर यह उत्साह कार्यकर्ताओं में उनको बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हर बार लिख के देना, हर बार कोई रिपोर्ट बता देना कि आ गई हम जीत रहे हैं, यह कई बार बैकफायर करता। अगली बार बोलेंगे ना तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जीत भी रहे होंगे तो लोग सोचेंगे अच्छा ये तो झूठ बोलते हैं, ये तो ऐसे हवा में बोलते हैं, और वोट कम हो जाए। शेर आया शेर आया वाली हालत पॉलिटिक्स में भी नहीं चलती। मेहनत करते हैं, ये वाला काम गड़बड़ करते हैं। गुजरात में बीजेपी को रिकॉर्ड जीत के साथ फिर से राज मिल गया। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भी बात करूंगा, बीजेपी वहां रिवाज तोड़ नहीं सकी। जो रिवाज हर 5 साल से सत्ता बदलने का रहा है हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत मिल गया और बीजेपी की सत्ता चली गई। कुल सीटें हिमाचल के अंदर अगर आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, यहां कुल सीट है 68 सीट। कांग्रेस को कितनी आई? 40। पिछली बार इनकी कितनी सीट थी? 21, तो 19 सीट बढ़ गई। बीजेपी को कितनी सीट आई? 25। इनकी पिछले बार थी 44, तो इनकी घट गई। और निर्दलीय अदर्स जो हैं इनको गई 3 सीट। आम आदमी पार्टी का खाता ही नहीं खुला। हिमाचल में बीजेपी वापसी नहीं कर पाई, वो भी तब जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल से हैं। हालांकि जेपी नड्डा के इलाके बिलासपुर में बीजेपी सभी सीटों पर जीत गई। और यह भी बड़ी बात है कि हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर मात्र 1% का है। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि बीजेपी भले वहां पर अंतर जो है सीट का, उसका इतिहास नहीं बदल पाई, लेकिन वोट शेयर का इतिहास उसने बदल दिया। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे, कांग्रेस का वोट शेयर कितना रहा इस बार? 43.9% वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में, और बीजेपी को मिला है 43%। तो अगर आप देखेंगे तो 0.9% वोट शेयर का मात्र फर्क है, 0.9%। कांग्रेस को 18,52,504 वोट मिले हैं। कुल वोट देखिए, कांग्रेस का कुल वोट 18,52,504 वोट कांग्रेस को मिले हिमाचल में।
और बीजेपी को कितने वोट मिले? देखिए 18,14,530 वोट। देख रहे हैं, मात्र कुछ हजार वोट का फर्क है। 37,974 वोट का अंतर है दोनों के बीच में, मात्र 37,974। नहीं, ये कुछ गलत है, 37 है, सॉरी 37 के मान लीजिए भाई, उसी के आसपास है। 37,000 वोट का अंतर, और इतने ही वोट के मार्जिन में कांग्रेस की 40 आ गई, बीजेपी की 25 आ गई। तो सोचिए जीत का मार्जिन कितना कम रहा। और ये बराबरी करना उस प्रदेश में जहां पर हर बार सरकार बदलने, वोट परसेंट का मार्जिन 7, 8, 10% रहने का रिवाज रहा है, यह भी बड़ी बात है। हालांकि हिमाचल में बहुमत तो कांग्रेस को मिला है, लेकिन क्या वहां सरकार बीजेपी की फिर से बन सकती है, यह भी अटकलें चल रही हैं। क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत हलचल है और घबराहट साफ दिख रही है। जब हिमाचल के पूरे नतीजे भी नहीं आए थे, तब से ही कांग्रेस एक्टिव हो गई। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेज सकती है, यानी हिमाचल में उलटफेर की संभावना भी कांग्रेस को दिख रही है, जिसकी वजह से वही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से शुरू होती दिख रही है। जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हम दूसरे कई राज्यों में देख चुके हैं और जिसमें कई बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के हाथ से जीती हुई बाजी निकल गई। हिमाचल में कांग्रेस ने सीएम पद का कोई चेहरा आगे नहीं किया था, इसलिए अगला सीएम कौन होगा, इस पर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है और इसी को लेकर लड़ाई भी चल रही है। कुछ का अटकलें ऐसी भी चल रही हैं कि इसी लड़ाई में हो सकता है कांग्रेस के कुछ विधायक टूट जाए और ऐसा ना हो कि बीजेपी सरकार बना ले, मतलब चुनाव में बहुमत कांग्रेस को आए और सरकार बीजेपी की बन जाए। हालांकि अभी दूर की बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में ही सीएम पद के कई दावेदार उभरने लगे। वहां की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने इशारों में अपने परिवार की दावेदारी जाहिर कर दी। We have to sit down with the legislatures. बैठ के उनसे बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी, वो क्या कहते हैं, क्या उनका मानना है, क्या चाहते हैं, वो हाईकमांड तक पहुंचाई जाएगी और हाईकमांड इस पर फैसला लेगी। Do you want the legacy of Veerbhadra Singh should be carried forward? That can never be stopped. उनकी जो लेगेसी है वो आगे चलती जाएगी और जिस तरीके से उन्होंने भी पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए काम किया, हम भी उसी भावना से हिमाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हिमाचल में नहीं, इस पे नजर रहेगी। आंकड़े तो कह रहे बनाना चाहिए, लेकिन अंदर ही माथापच्ची और माथा फोड़ा-फोड़ी ना हो जाए, उस पर नजर रहेगी। लेकिन गुजरात, हिमाचल और उपचुनाव के नतीजों पर जो हमने कहा, वो वैसा का वैसा उतरा और उसके हिडन चैप्टर को आपके सामने रखकर हमने ये समझाने की कोशिश की कि आपको बड़ी तस्वीर नजर आए देश के लिहाज से, 2024 के लिहाज से और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से।